हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी ओर हम आज ध्यान करने वाले हैं कि एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज मैं करवाने वाला हूँ। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आज नोट से ही करवाने वाला हूँ। इसके नोट्स जो आप अगर वैसे पढ़ना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और भी कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि समझना चाहिए कि एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या सबसे पहले, तो फिर ही हम इसके मेन क्या कर पाएंगे, एडवांटेज और लिमिटेशंस को पहचान पाएंगे, तभी ये क्वेश्चन पूरा हो सकता है। तो एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब भी हम बात करते हैं तो वो होता है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए जब हम बात करते हैं तो लेस देन 1 ईयर याद आता है। तो इसी वजह से जो एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो क्या होती है, रिपोर्ट करना किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेस देन 1 ईयर में, मतलब मंथली, क्वार्टरली या फिर आप कह लो सेमी एनुअली। क्या कर रहे हो, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हो इन वे में, अगर सेमी एनुअली, मंथली, क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हो बाय द इंटरनल ऑडिटर के थ्रू, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहलाता है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि ये ज़्यादातर पर्पस आप किस पर्पस के लिए करते हो, यानी ये ज़्यादातर क्यों करते हो, ताकि आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग ना करना पड़े। यानी इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो आप सिर्फ ये कोशिश करते हो कि इंटरनल ऑडिटर के थ्रू लेस देन 1 ईयर में आपकी टाइमली रिव्यू हो जाए बुक्स, ठीक है, सेमी एनुअली और मंथली, और आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट ना करवाना करे, जो कि क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इम्प्रैक्टिकल नेचर का भी है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम इंटरनल ऑडिटर के थ्रू सेमी एनुअली और मंथली लेस देन 1 ईयर में ही अपनी बुक्स को रिव्यू जल्दी से जल्दी करवाते रहें। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की ओर जब भी हम देखते हैं तो वो कहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें क्यों हमने मतलब एंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करना चाहिए, क्यों। तो क्यों में सबसे पहली चीज़ है वो है एनुअल अर्निंग्स को एस्टिमेट करना। जब हम बात करते हैं एनुअल अर्निंग्स की तो हमें एनुअल अर्निंग्स एक तरफा नहीं पता चल जाती कि पूरे साल में इतनी अर्निंग्स हुई हैं। उसको जानने के लिए हमें रिव्यू टाइमली करना पड़ता है, जिस पर्पज़ के लिए हम एंटरिम रिपोर्टिंग को करते हैं, राइट। इसके अलावा आता है मेक कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। अब बात आती है कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस करने की, कैश फ्लो की एस्टिमेशन करने की, कि हम पूरे साल में कितना इनफ्लो ले रहे हैं, कितना आउटफ्लो ले रहे हैं, उसके बारे में बात करना। कि पूरी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम मंथली, क्वार्टरली इसलिए भी चेक करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे किस महीने में कितना कितना कैश फ्लो ज़्यादा हुआ था, या फिर हम ये कह लें कि पूरे साल में अगर हमें पता करना है तो किन किन महीनों में कितना कितना कैश फ्लो आता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग द टर्निंग पॉइंट, यह सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल स्टेटस में अचानक से किस मोड पे चेंजेस आ गए हैं, उस चीज़ को जानने के लिए एंटरिम रिपोर्टिंग काम आता है। या फिर कह लो कि टाइमली मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि मैनेजमेंट कितना परफॉर्मिंग अच्छे से कर रहा है, कौन कौन मतलब कितना कितना उसमें फ़्लो जो है परफॉर्मेंस का वो अच्छा चल रहा है, कब मैनेजमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ किया है, या कब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में आपको लग रहा है कि अब इम्प्रूवमेंट आई है या फिर ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, उस चीज़ को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटरिम रिपोर्टिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ 2-3 और पॉइंट्स हैं कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को आसानी से क्या करना, फॉर्मुलेट करने के लिए भी हम ये चीज़ें करते हैं ताकि इंटरनली जो प्रोसीजर है वो अच्छा बना रहे, इंटरनली कंट्रोल होता रहे आपका बिजनेस आसानी से। तो उस चीज़ को करने के लिए भी एंटरिम रिपोर्टिंग काम में आती है, जो कि रिव्यू करती है टाइमली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअली और क्वार्टरली, ताकि आप पूरे क्या कर सको, एक पूरे साल में आसानी से अपने कंपनी को कंट्रोल कर सको विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, राइट। चलिए अब बात आती है कि क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव उनसे लिंक कर ही जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ और मेन चीज़ें हैं जिनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 है आपके पास इस्टेब्लिशिंग अ बेटर कनेक्शन। क्या बेटर कनेक्शन बनता है, बिल्कुल इन्वेस्टर के साथ बेटर कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि उनको यही चाहिए कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चाहे कुछ भी है,
लेकिन क्या पता एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ एक महीने में प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया हो कंपनी को कि बाकी महीनों में ना हुआ हो इतना अच्छा। तो एनुअली मतलब एंट्री रिपोर्ट क्या करता है, उनको हर महीने में या क्वार्टरली उनको एक रिपोर्ट देता है कि हाँ जी क्वार्टरली इतना 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 बेनिफिट हो रहा है, तो आपको आसान रहेगा हमारी कंपनी के बारे में जानना कि हमारी कंपनी टाइमली कितना प्रॉफिट अचीव कर रही है पूरे साल के अंदर अंदर, क्वार्टरली और मंथली या फिर सेमी एनुअली के बेस के ऊपर। ठीक है जी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे कि जो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग है, तो उससे क्या हो सकता है, हम अपने कंपनी में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को आसानी से क्रिएट करवा सकते हैं या कर सकते हैं कह लो, ताकि हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आसानी से कॉम्पिटिट कर सकें अपनी कंपनी के अंदर दूसरी कंपनियों के साथ। ठीक है, ताकि हमें कोई नीचे मतलब टाइमली रिव्यू करने से हम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स तैयार कर लेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। राइट। इसके अलावा आ जाता है कि अगर हम फ्रॉड्स की बात करें तो टाइमली अगर रिव्यू होता रहेगा तो कोई भी फ्रॉड लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं अफेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है एडवांटेज का कि कोई भी एरर या फ्रॉड वो टाइमली रिव्यू होता रहेगा तो टाइमली ख़त्म हो जाएगा, ना कि आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करता रहेगा। राइट। या फिर आप कह लो इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पॉइंट, कि उससे बनाने में भी बहुत मदद करता है एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी उसकी वजह से क्या होता है, हम इंटरनली जब इंटरनल ऑडिटर के थ्रू हम टाइमली रिव्यू करवाते हैं तो उसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल बना रहता है। तो बना रहने की वजह से कोई भी फ्रॉड, एरर या फिर पॉलिसीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हमारे बिजनेसेस को। इसके अलावा डिविडेंड डिक्लेरेशन भी बहुत आसान हो जाती है, ताकि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना पैसा हमने रिटेन रखना है टाइमली और कितना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि उन्हें भी, शेयर होल्डर्स को, ताकि उन्हें भी सेटिस्फेक्शन बनी रहे। राइट। फिर अब एडवांटेज की जब हम बात कर लेते हैं तो ये नहीं अकेली एडवांटेज होती है हर चीज़ की, तो लिमिटेशंस या चैलेंजेस भी खड़े हो जाते हैं उसके साथ साथ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि माना इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, माना कि एरर्स कम होते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि हम एंट्री रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग पीरियड एग्जैक्ट जो रिपोर्टिंग पीरियड है उससे भी कई बार जल्दी कर लेते हैं। अगर हम मंथली कर रहे हैं तो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग पीरियड कवर अप नहीं हो रहा, यानी कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समय चाहिए, कई चीज़ों को समय चाहिए, तो हम उसकी अगर रिपोर्टिंग जल्दी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो जो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ना होने की वजह से क्या हो रहा है, यहीं पे इफेक्ट पड़ रहा है, यहीं पे एरर्स क्रिएट हो रहे हैं। राइट। तो इसीलिए अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि डिस्टॉर्ट द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस। अच्छा जी, अब स्टेटस को कैसे इफेक्ट करता है ये चीज़ें, जब हम एक ही पीरियड की बात करते हैं ना, कि हम अपनी रिपोर्टिंग को एक ही पीरियड के लिए कर रहे हैं बार बार, तो उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी हमारे बिज़नेस में कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ज़रिया नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं दूसरे इन्वेस्टर्स को ये नज़र आता है कि अगर ये एंट्रीम रिपोर्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, शायद ये बिज़नेस सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही बना है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अपनी ग्रोथ को ले रहा, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी इस बिज़नेस के अंदर या इस कंपनी के अंदर। तो इसलिए वो कई बार क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि शायद उनका फाइनेंस या उनका पैसा यहाँ पे सेफ नहीं हो सकता लॉन्ग पीरियड के लिए, उनको भी बार बार चेंज करना पड़ सकता है, उनको भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। राइट। इसके अलावा आता है इम्पैक्ट ऑफ सीजनैलिटी एंड इकोनॉमिक साइकिल। सीजनैलिटी एंड इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या कहता है कि कई बार हम एंट्रीम स्टेटमेंट किस में इफेक्ट कर बैठते हैं, सीजनल के बेस पे ऊपर या इकोनॉमिक साइकिल्स के बेस के ऊपर, यानी बिजनेसेस में कई साइकिल्स चलते हैं इकोनॉमिकली, जिससे क्या होता है, मैनिपुलेट होता रहता है, जो साइकिल है वो चलता रहता है। कई बार रिसेशन बूम पीरियड आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो एक पीरियड में अगर कोई रिसेशन ऐसा आ रहा है, यानी डिप्रेशन पीरियड आ रहा है बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं हम रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं। तो रिपोर्टिंग अगर हमने एनुअली क्वार्टरली मंथली और क्वार्टरली रखी हुई है तो हमें तो वैसे ही करनी पड़ेगी। तो अगर वहाँ पे डिप्रेशन पीरियड चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर भी पड़ेगा कि हम किस तरीके से अब रिपोर्ट करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमारे बिजनेस में कई बार ऐसा भी आएगा पीरियड जब हमें इस केस में भी क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस केस को ना हैंडल करते हुए कई बार वो इम्पैक्ट कर जाता है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर। राइट। चलिए, इसके अलावा आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग। ये तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल क्यों टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार रिपोर्टिंग पीरियड मतलब एक तरीके से कह लो कि जो एंट्रीम पीरियड होता है
वो हम ले तो लेते हैं कि लेस देन 1 ईयर है, तो अगर हम मंथली कर रहे हैं तो मंथली लगातार करना पड़ेगा हमें। तो हर चीज़ को शॉर्ट करना मतलब ये नहीं होता कि वो टाइम लेस हो गया, टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है ज़्यादातर, क्योंकि कई ना बार जो हम एक बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बार करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ में ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो गया। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीट करने का मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है, राइट। इसके अलावा रहा है लीड्स कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। कैसे कि हम डिस्क्लोजर्स जो लेकर आते हैं वो थोड़े समय में होते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जबकि जो डिस्क्लोज कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, या फिर कह लो द एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्लोजर प्रैक्टिस। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिस्क्लोजिंग होती है वो एट द लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड असल में करनी चाहिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं उसके बीच में ही हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शॉर्ट पीरियड में अंदर अंदर, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स तो अच्छे से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये भी कन्फ्यूज़न का कारण बन जाती है कि हम क्या अपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई भी चीज़ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर चल रही है या नहीं। क्या एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ज़रिए हम अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं उन्हें अच्छे से डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें, राइट। अब लास्ट आता है क्रिएट्स एन ओवर एम्फोसिस एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम बन जाती है, ये भी एक लिमिटेशन है। क्या कि ओवर एम्फोसिस हम इसके ऊपर कर बैठते हैं, यानी ये हमें कहीं ना कहीं ये तो दिखा देता है कि हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो नहीं अचीव हुए इसके अंदर। तो हम क्या फोकस करना शुरू कर देते हैं, हम कंपनी की पिक्चर को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जानना शुरू कर देते हैं, हम लॉन्ग टर्म के और देखना शुरू नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को कभी अचीव करने के बारे में देख ही नहीं पाते फिर। यानी अगर हम एंट्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देख लेते हैं तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, ओवर एम्फोसिस करना शुरू कर देते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना। तो जिसकी वजह से कंपनी कई बार लॉस में भी चली जाती है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द लिमिटेशंस, मतलब बिहाइंड द एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द लिमिटेशंस, राइट। तो दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन अब कवर अप हो गया आपके लिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा एंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, आसानी से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।